नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और इस शो में अगले 1 घंटे हमारा फोकस रहेगा कि क्लोजिंग में अगले 1 घंटे में कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके मिल रहे हैं और आज बाजार की कैसी हो सकती है, साथ ही अगले हफ्ते, क्योंकि आज आखिरी कारोबारी सत्र है हफ्ते का, अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए, इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत में आपको बता देते हैं कि इस शो में क्या कुछ खास होगा। तो 2:35 पर हम शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। आखिरी 1 घंटे कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं, इस पर आगे चर्चा होगी। इसके अलावा 2:40 पर आपको बताएंगे कि ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहां दिख रहे हैं। आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में बेहतरीन ऑप्शन की रणनीति। 3 बजे मार्केट एट 3, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि खबरों के चलते किन स्टॉक्स में आज एक्शन दिखाई दे रहा है। 3:05 पर खबर गर्म है सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम में किस स्टॉक को लेकर चर्चा है और उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी आपके सामने रखेंगे। 3:15 बजे आपके लिए लेकर आएंगे BTST STBT ट्रेड्स और 3:20 पर आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और निफ्टी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 24,800 के पार निकल चुका था निफ्टी और अभी भी 380 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी 300 तेजी शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी बैंक निफ्टी की, लेकिन अब 51,200 के पास बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो दोनों ही इंडाइसेस में बेहतरीन रिकवरी और मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही इंडाइसेस। आज मेटल शेयरों में काफी शानदार एक्शन है। वेदांता, GSPL, NMDC, ये तमाम स्टॉक्स आज भाग रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी शानदार तेजी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 14% भागा आज और ऑटो शेयरों में भी काफी अच्छी रफ्तार है। नतीजों के बाद अशोक लेलैंड में 6% की तेजी आज देखने को मिल रही है। तो ये है बाजार की इस वक्त की कुछ बड़ी बातें हमने आपको बताया। और निफ्टी पर अब नजर डालेंगे तो अब करीब 3 शेयर्स को छोड़ दें, ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, ये हरे निशान में है, हल्की कमजोर है। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स, 47 स्टॉक्स निफ्टी में अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आई उससे निफ्टी को भी सपोर्ट मिला। 340 अंक ऊपर है इस वक्त बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में भी शानदार तेजी है। मिड कैप इंडेक्स में आज 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडाइसेस भी तेज हैं और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आज के दिन हम भरपूर देख रहे हैं। तो अभिषेक, शुरुआत थोड़ी आज कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब देखिए बाजार बंद होने की तरफ है, तो कह सकते हैं कि आज अगस्त सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो काफी शानदार हुई है और अब यहाँ से एक तेजी का ही डायरेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग डायरेक्शन पकड़ लिया अब अपनी एक तेजी की। बिल्कुल पूजा, आज शुरुआत शांत हुई थी और गिफ्ट निफ्टी वही इंडिकेट भी कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है गजब की तेजी हुई है और खास तौर से IT शेयर, फार्मा शेयर, कंजम्पशन वाले इन्होंने बाजार को अच्छे से पुश किया है। बाद में सेकंड हाफ में रैली आई है, रैली नहीं कहेंगे बल्कि बैंकिंग स्टॉक से कहेंगे कि ब्रीदर आया है, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स हैं ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक, वहां पर आप देखेंगे तो अब ये हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक है करीब करीब 350 अंक ऊपर, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी इसमें अच्छी है। और बाजारों के लिए एक और अच्छी चीज ये हो रही है कि डाउ फ्यूचर्स अगर आप इस वक्त देखेंगे तो 200 अंक करीब करीब ऊपर है, तो वहां से भी थोड़ा सपोर्ट है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी 24,800 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। जो रीजंस ये है कि देखिए बजट का बड़ा इवेंट पास हो गया है, कोई बहुत बड़े नेगेटिव्स नहीं थे। बहुत अच्छी चीज ये थी कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो सरकार ने घटा के 4.9% कर दिया है। STT या फिर कैपिटल गेन टैक्स वो सरकार ने बढ़ाया जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा नहीं और ओवरऑल ये पॉजिटिव बजट रहा। तो थोड़ा सा ब्रीदर बाजार ने जरूर लिया, लेकिन उसके बाद आज फिर से बढ़िया तेजी हो रही है। लिक्विडिटी का जोर बाजार को नीचे नहीं आने दे रही है, तो लिक्विडिटी के बीच में और फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस में एक जंग चल रही है और उस पर लिक्विडिटी फिलहाल भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के पास पैसे है, कैश लेके इंतजार कर रहे थे कि बजट आएगा, बजट के बाद हम डिप्लॉय करेंगे और वो डिप्लॉयमेंट दिख भी रहा है बाजार में। आप देखिए FIs की लॉन्ग होल्डिंग कम जरूर हुई है, लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेंट फिर से बढ़िया बाजार में इस वक्त आया होगा। 3 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी बैंक आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो बैंकिंग शेयर थोड़े से साइडलाइन हो गए थे, थोड़े कॉर्नर हो गए थे, लेकिन फिर से वहां से पार्टिसिपेशन आज लौटता हुआ दिख रहा है और ये एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखते हैं कि टिकता कितना है बैंक निफ्टी की तेजी, टिकाऊ कितनी होती है। IT शेयरों में शानदार तेजी है
और ये तेजी ऐसा नहीं कि आज कल में हो रही है, बल्कि पिछले जून की शुरुआत से ही आईटी में गजब का मोमेंटम है और लार्ज कैप, मिड कैप सब चल रहे हैं। अच्छा, लार्ज कैप में अच्छी चीज क्या हुई कि अगर आप उनके नतीजों को थोड़ी बारीकी से अगर आपने देखा होगा तो एआई बुक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो बुक है, जहां से आगे ग्रोथ ड्राइव होनी है, वहां से अच्छे आंकड़े निकल के आए हैं और कमेंट्री भी ठीक ठाक रही है आईटी कंपनीज की। तो ये बढ़िया तेजी इनके दम पर निर्भर भी करता है, क्योंकि अगर वेटेज के लिहाज से देखेंगे में तो बैंकिंग के बाद सेकेंड मोस्ट वेटेज वाला जो सेक्टर है वो है आईटी का। इसके अलावा कंजम्पशन बजट में ट्रिगर भी थे रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं सेविंग्स अगर बढ़ती है लोगों की तो वो ट्रांसलेट हो सकती है कंजम्पशन में। तो कुछ कुछ इंतजाम सरकार ने उसकी तरफ किए। हमने देखा था कि टैक्स स्लैब में थोड़ा सा चेंज किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया है, वो थोड़े से सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा मिड कैप में, स्मॉल कैप में चर्निंग हो रही है और बहुत ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो बजट से पहले ज्यादा चले नहीं थे, अब चल रहे हैं। आप देखिए उसी में से अगर कुछ आइडेंटिफाई करना हो, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स देख लीजिए, जीआईसी आ रही है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, क्या कमाल की तेजी हो रही है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजार में हम मोमेंटम लगातार बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन क्या आज की तेजी, क्या रिकॉर्ड हाइस के आसपास बाजार जाकर और ऊपर जाएगा या फिर थोड़े सा असमंजस की स्थिति रहेगी? हमारे दो एक्सपर्ट्स तैयार हैं, उनसे समझते हैं। राजेश पालविया जुड़ गए हैं और साथ साथ अमोल आठवली भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, अमोल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 संदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आप करेंगे। सरप्राइजिंग आज की तेजी है, ये कहीं से भी इसको लेकर क्यूज नहीं थे, मतलब बेहतरीन शुरुआत हुई अगर सीरीज की। कैसे देख रहे हैं राजेश जी आप इसको, और क्या आपको लगता है कि बाजार में स्ट्रेंथ है क्या? अगर हम बारूद की बात करें, बाजार में वो बारूद है जो इसको और ऊपर लेके जाएगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो बारूद ही इस बाजार को ऊपर लेके जा रहा है और उसका नतीजा हमने देखा कि बजट में टैक्स एलटीसीजी एसटीसीजी बढ़ने के बाद एसटीटी का भी हाइक होने के बावजूद भी मार्केट ने उसको भी इग्नोर करके वापस तेजी पकड़ी और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं जिसके चलते ये आज जो तेजी हुई है इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं लग रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो एक्सपायरी जो कल देखने को मिली थी उसमें ऑलरेडी पोजीशन लाइट थी, और जब हमारा मार्केट इस तरीके के बुलिश टेक्सचर को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है पिछले कई महीनों से, और मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी हमने देखा था कि वोलेटाइल मार्केट में भी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जिससे ये क्लियर दिख रहा था कि जहां से मनी फ्लो आ रहा है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ही था, और वो था रिटेलर्स का और इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का। तो वो क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस तो है, और मार्केट में जैसे ही हमने देखा कि एक्सपायरी का जो एक हैंगओवर था वो ईज आउट होते हुए दिखा, और मार्केट में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने 6 महीने के एवरेज से भी रोल ओवर लोअर साइड पे देखने को मिला था। अराउंड 13.80 लाख शेयर्स शेड होते हुए दिखे निफ्टी में। तो जब भी हमने देखा है कि बुलिश मार्केट में जब इस तरीके से मार्केट लाइट जाता है किसी भी नई सीरीज पे, तो वहां पे एक अच्छा तेजी का ट्रेंड बनते हुए दिखता है। हमने ये पिछले भी कई बार सीरीजों में, जो पिछली सीरीज में भी अपने ऑब्जर्व किया इस तरीके के डेटा पे मार्केट का रिएक्शन। तो आज लाइट था मार्केट, और मार्केट में आज वापस से पोजीशनिंग हुई। जरूर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कंसर्न बनते हुए दिख रहे। बैंकिंग जो अर्निंग्स आई है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कुछ बड़े बैंकों के, उसमें थोड़े से जो स्लिपेजेस थे कासा के और एनपीए में थोड़ा सा एक स्लाइटली हाइक बढ़ते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि उसके चलते थोड़ा बैंकिंग अभी भी बैकफुट पे, बट यहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे भी हमें कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा, और बैंक निफ्टी भी अब ग्रेजुअली इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेगी। निफ्टी की चाल पे हमें भरोसा, और हमें लगता है कि अभिषेक जी ये तेजी 25,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। 24,000 ऑलरेडी हमने एक बार लेवल बजट के दिन में देख लिया है, वहां से ऑलमोस्ट हम 700-800 पॉइंट रिकवर कर चुके हैं। तो ये क्लियर स्ट्रेंथ का ही एक साइन है, और हमें लगता है बहुत जल्द हम 25,000 अगस्त में हो सकता है अगले वीक में ही देखने को मिले। तो यहाँ पे बने रहना है लॉन्ग साइड में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 24,500 आपके स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जितना, उसके आसपास जितना मिलता है वहां पे आप बाय करें, और 25,000 के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, क्लोजिंग ट्रेड्स। अमोल जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कहां पर देख रहे हैं क्लोजिंग में ट्रेड के मौके?
जी पूजा जी नमस्ते। मुझे एक HCL टेक अच्छा लग रहा है। आईटी का ओवरऑल ही इंडेक्स काफी अच्छा था, और इस HCL टेक का अगर हम पैटर्न की बात करें तो एक स्टेबल फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लोज कंसिस्टेंटली ले रहे हैं, और अगर कोई रैली आ रही है तो वो सस्टेन भी हो रही है। तो मुझे लगता है ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक HCL टेक अच्छा लग रहा है, और ये जो टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। 1630 के आसपास है। पोजिशनली मुझे भी लग रहा है कि 1700 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसका है 1595 का। दूसरा मैं एक कॉन्ट्रा बेट लेना लेना चाहूंगा। जैसे आज मेटल इंडेक्स में एक्टिविटी है, तो मुझे एक हिंद कॉपर अच्छा लग रहा है, 315 के आसपास है। इसमें अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो एक 340 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं, और 305 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, 2 या ढाई महीने का करेक्शन हुआ था। लास्ट मंथ पूरा स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, और अभी जाके वो साइंस दिखा रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल के साइंस दिखा रहे हैं डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। तो अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो हिंदुस्तान कॉपर में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो HCL टेक और हिंद कॉपर दोनों में तेजी करने की सलाह। राजेश जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। पूजा जी देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से। केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 3-4 सेशन में देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर अब सस्टेन कर रहे हैं। डेरिवेटिव स्पेस में हमें यहाँ पे लगता है पीआई इंडस्ट्री एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा फॉलोअप एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। हमें लगता है यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। फर्दर पीआई इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ से 4350 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 4150 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो शुगर स्पेस से। सारे शुगर स्टॉक्स पे अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद आज वापस से एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। बलरामपुर चीनी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये टारगेट हमें लगता है 485 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 452 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डीवीज लैब यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वी चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फार्मा पूरा स्पेस ही हमें एक अच्छे बाइंग रुझान में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सारे ही लार्ज के फार्मा स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है। डिवीज लैब भी अब यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों की एक माइल्ड कंसोलिडेशन के 3-4 वीक के माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से एक फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट जो बना है, हमें लगता है ये चाल अब 5000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 4950 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है डिवीज लैब। स्टॉप लॉस होगा करीब 4740 के आसपास। पीआई इंडस्ट्रीज एक केमिकल का, एक फार्मा का शेयर। डिवीज लैब में एक्शन बहुत अच्छा है और उस एक्शन को कैप्चर करके आपके लिए रख रहे हैं राजेश जी। और इसमें यहाँ से मौजूदा स्तर से भी तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट अभिषेक वासु मलिक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। श्रीराम फाइनेंस के बारे में ज़रा एक व्यू दीजिए तो, क्योंकि ये शेयर है डे हाई पर 10% के आसपास की तेज़ी हम श्रीराम फाइनेंस में देख रहे हैं। मतलब ये निफ्टी का स्टॉक देख के लगता नहीं कि बिहेवियर ये निफ्टी वाला है। श्रीराम फाइनेंस के लिए ऐसे क्या ट्रिगर बन रहे हैं आपके हिसाब से अभिषेक? कैसी लग रही कंपनी आपको ये? देखिए, श्रीराम ग्रुप वैसे ही बहुत ही फेमस ग्रुप है। साउथ के काफी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस माना जाता है, और पिछले कुछ सालों से श्रीराम फाइनेंस ने अपना बिजनेस में काफी इम्प्रूवमेंट्स किया है। तो ओवरऑल अभी जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का और जो ग्रोथ आ रहा है कंपनी में, तो काफी इनकरेजिंग है मेरे हिसाब से। श्रीराम फाइनेंस मुनाफा 1981 करोड़ रुपए, अनुमान था 2021 करोड़ रुपए का। तो अनुमान से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कम मुनाफा ज़रूर है, लेकिन 19% के आसपास का जंप है प्रॉफिट में श्रीराम फाइनेंस के, और शेयर ये देख रहे हैं कि हम 9.5% के ऊपर कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। अच्छा देखिए, निफ्टी जो है सिर्फ 3 शेयर, जैसा कि पूजा भी हाईलाइट करके बता रही थी कि 3 शेयर ही कमजोरी वाले हैं। उसमें ONGC, डॉक्टर रेड्डीज और HUL, ये सिर्फ 3 शेयर कमजोर हैं। राजेश जी, ऑयल एंड गैस में देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन है। हालांकि रेगुलेशन वाला ये सेक्टर है,
सरकार का भी इसमें दखल होता है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि सारे के सारे सिलेंडर फायर हो रहे हैं। ऑयल एंड गैस हो, सीडीजी वाले शेयर हो, रिफाइनिंग वाले, या फिर गैस पाइपलाइन, गेल वगैरह सारे चल रहे हैं। आपको एमजीएल कैसा लग रहा है सर? और अगर कोई दूसरा भी आपको लगता है कि अच्छा इससे बेहतर शेयर है, उस पर भी राय दीजिएगा। तो देखिए, पूरा एनर्जी सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें लगता है ओएनजीसी और गेल, ये दो स्टॉक तो हमें काफी पसंद है। और ओएनजीसी का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने हैं ओएनजीसी के, यहाँ पे हमें लगता है कि यस, ये कंटिन्यूटी रह सकती है ओएनजीसी में। अपसाइड के टारगेट हमें पोजिशनली जो लगते हैं वो करीब 345 350 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रहेगी ओएनजीसी में, जब तक ये स्टॉक 315 के ऊपर बना हुआ है। छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड करना है। सेम हमें यहाँ पे गेल भी काफी पसंद आ रहा है। गेल में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, 230 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके की चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 245 250 की तरफ ये स्टॉक पे ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखेगा। तो गेल को भी यहाँ पे बाइंग रडार पे रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 225 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है हमें वो है कोल इंडिया का। हालांकि वो ऑयल एंड गैस को बिलोंग नहीं करता, लेकिन एनर्जी में हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक को भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये स्टॉक का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, 500 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। यहाँ हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 530-40 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 500 रुपए के आसपास। ओके, तो ये है एनर्जी स्टॉक्स पर, और कोल इंडिया पर भी आपको राय दे दी गई है। बाजार देखिए अब लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए तैयार है, केवल 45 अंकों पर। सोमवार को मंगलवार को हमने देखा था, बजट आया था और उसके बाद बाजार में गिरावट भी आई। इस बजट पर रिएक्शन भी हमने 2-3 दिन देखा। बाजार में थोड़ा नर्वसनेस का भी माहौल था, कॉशियस रहने की सलाह एक्सपर्ट दे रहे थे। लेकिन आज देखिए सीरीज खत्म हो चुकी है। जितने भी बड़े इवेंट्स का हैंगओवर था वो खत्म हो चुका है, बड़े नतीजे आ चुके हैं। बजट एक बड़ा इवेंट है, वो भी पास हो गया है। एक्सपायरी निकल चुकी है जुलाई सीरीज की। अब नई सीरीज की शुरुआत में हम देखिए कितनी बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है। 400 अंक ऊपर है, और ये कुछ बाजार में जोरदार तेजी की वजह भी हम चला रहे हैं। निफ्टी बैंक भी संभला, और आज कुछ नेगेटिव खबर भी आ रही थी, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए बाजार देखिए मजबूत फंडामेंटल्स की तरफ अब ध्यान दे रहा है, अर्निंग्स पर ध्यान दे रहा है, और लिक्विडिटी तो आ ही रही है मार्केट में। देखना होगा कि आज की फिगर के एफआईएस के आंकड़े कैसे आते हैं। लेकिन आज देखिए कंजम्पशन रिलेटेड मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट में ही जोरदार एक्शन आज दिखाई दे रहा है। मात्र 40 अंक ऊपर रह गया है शिखर से निफ्टी इस वक्त। अमूल जी, क्या राय बन रही है आपकी? अब जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई टेस्ट करने की तैयारी में, इस स्तरों पर अब क्या करें? 24,800 के पार आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 400 अंक ऊपर है। सीरीज की शुरुआत बेहद ही मजबूत हो रही है। इन स्तरों पर अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले? आई थिंक जिन्होंने बाइंग ऑन डीप्स किया है उनके लिए आई थिंक ये एक लेवल ठीक रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट वो बांध सकते हैं। बट अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो अभी भी कोई भी चांसेस ऐसे लग नहीं रहे हैं कि जहाँ से कोई बड़ा रिवर्सल मार्केट में ट्रिगर हो सके। एक ही है कि अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स में अगर हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो एक टिपिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख के आ रहा है कि जहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे ही दोनों तरफ के मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो मेरे लिए अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है इंडेक्स के लिए डेफिनेटली 24,900 और 25,000 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैप्पी रहेंगे अगर 25,000 तक के उनको मूवमेंट मिल जाता है तो। बट जिस वे में कल का सिनेरियो था और जहां से मार्केट ओपनिंग के बाद कल जब गैप डाउन होने के बाद जो रिवर्स हुआ है वो अभी तक कंसिस्टेंटली मार्केट चला है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेगा, कंसोलिडेट करेगा। वीकनेस नहीं है बट कंसोलिडेशन हो सकता है और फिर अगले रैली के लिए प्रिपेयर होगा तो वो और मार्केट के लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरा आई थिंक बैंक निफ्टी, अगर इसने भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन पूरा किया है और अगर बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर देता है तो आई थिंक निफ्टी में भी स्पीड और अच्छा रहेगा। और ये जो बुलिश टेक्सचर है इसमें जो नॉन परफॉर्मिंग अभी तक सेक्टर्स थे, नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे या बैंक निफ्टी जैसा जो प्रेशर दे रहा था वो अगर कंट्रीब्यूट होना चालू हो गए तो ओवरऑल मार्केट का जो ब्रॉडर टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिन में। बिल्कुल।
तो थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा बीच में, उसमें आप एंट्री का मौके भी देगा बाजार, और अब 25,000 की तरफ बाजार अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए रूम खुल चुका है। और एक कंसोलिडेशन के बाद हम देखेंगे कि वापस से वो तेजी दोबारा आते हुए नजर आएगी मार्केट में। लेकिन इस बाजार में ऑप्शन के ट्रेड्स कहाँ नजर आ रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये सिक्योरिटी से अमित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। चीना स्वदेश को बताइए कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ऑप्शन ट्रेड के लिए? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑप्शंस के हिसाब से L&T फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। एक टिपिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और रिसेंटली 15% का करेक्शन देखने मिला था, लेकिन डाउन साइड में 170, 172 के जो सपोर्ट है वहां से मतलब एक स्टेबल होके एक अगेन 180 के लेवल जो सरपास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जो अपसाइड मोमेंटम जो उसमें रिज्यूम हो रहा है, वॉल्यूम पिकअप्स भी काफी अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 195 तक आ सकता है। तो L&T फाइनेंस का 180 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। करंटली 7 रुपए के आसपास है। 3 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 15 तक के देख रहा हूँ। ठीक है, तो L&T फाइनेंस 180 की कॉल खरीदने की सलाह, 15 रुपए का लक्ष्य है। अधिकतम मुनाफा इसमें जो कैलकुलेट किया अभी अमित ने, वो 36,000 रुपए का अधिकतम मुनाफा इसमें हो सकता है। ऑलराइट, थैंक यू अमित जी आपका समय देने के लिए। L&T फाइनेंस 4% ऊपर है, अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम देख रहे हैं कि बैटरी वाले शेयरों में भी तेजी है। एक साइड तो चल ही रहा है, 2.25% ऊपर है, लेकिन एक साइड से ज़्यादा जोश और गर्मी हम देख रहे हैं हमारा राजा के शेयर में। डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 7% की बड़ी तेजी इसमें शेयर में दिख रही है। और हम देख रहे हैं कि 1550, सवा 1500 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लिया और वहाँ से शेयर फिर से चलने की कोशिश कर रहा है। ये राजेश जी, हमारा राजा, क्या ये जो फिर से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, क्या ये बरकरार रहेगा शेयर में? करेक्शन हमने देखा 2-3 हफ्तों का और वापस से स्टॉक ने अपनी चाल वापस यहाँ पे तेजी की पकड़ी है। स्टॉक में अगर हम देखें डेली चार्ट पे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है यस, यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है और जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारा राजा में, हमें लगता है ये नेक्स्ट टारगेट इसके 1800-1850 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो बहुत जल्द हमें लगता है कि वापस ही अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिखेगा। स्टॉक में एक जो माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग थी वो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे एक अच्छे सपोर्ट बाइंग एक्शन से वापस से कन्वर्ट होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। करंट लेवल से 1620 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की ली जा सकती है, जिनके पास ये बने रहे। 1800-1850 की तरफ हमें लगता है ये मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। हमारा राजा को लेकर ये व्यू। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के नतीजे आ गए हैं। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें 38% का उछाल है, मुनाफा 30% बढ़ा है। और इसके अलावा हम अगर आय की बात करें तो वहाँ पर भी हम ठीक ठाक नंबर्स देख रहे हैं। शेयर है करीब करीब 3-3.5% ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। NII यानी कि जो ब्याज से आय होती है फाइनेंस की, उसमें 39% का बढ़िया जंप है, 3.5% ऊपर है शेयर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस पर आपके लिए रणनीति जानेंगे अमोल आठवाले से। देखते हैं करण सुपर। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में तो मोमेंटम बहुत शानदार है, लेकिन चोला इन्वेस्टमेंट के नतीजे आए हैं और नंबर्स अच्छे हैं इसके। अमोल, अगर हम शेयर की बात करें तो बजट से पहले हमने कोई खास एक्शन देखा नहीं, एक कंसोलिडेशन वाले फेज में ही था चोला इन्वेस्टमेंट। क्या ये नतीजे जो हैं पुश कर पाएंगे? कोई आपको लगता है कि यहाँ से चलने के लिए तैयार है शेयर? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसमें मोमेंटम आया नहीं था। पूरा जुलाई सीरीज अगर हम देखें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड हुआ था, बट उससे पहले काफी बड़ा अप ट्रेंड आया था, प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली था, उसके बाद कंसोलिडेशन था। और अगर हम ब्रॉडर टेक्सचर देखते हैं तो हायर हाई हायर लोस कंसिस्टेंटली डेली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे मेंटेन रखा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो टेक्सचर बुलिश ही है, बट मुझे लगता है कि एक बार ये रेंज से बाहर निकल जाएगा, जो ऑन द हायर साइड 1450 1460 इसके ऊपर के क्लोजिंग अगर आते हैं तो एक ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकआउट जो टेक्सचर है वो कंफर्मेशन आ जाएगा। फिलहाल तो अभी स्टॉक रेंज में है, बट अब अगर इमीडिएट का मैं मोमेंटम देखता हूँ
तो डेफिनेटली अपसाइड पे ही है, और किसी के पास है और कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो मुझे लगता है 1350 1340 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है स्टॉक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए, दोनों इसमें टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक ये बुलिश कंसोलिडेशन चालू रहेगा, बट 1460 के ऊपर का जो ब्रेकआउट रहेगा उसके बाद मोमेंटम और तेज होने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। ऑन द हायर साइड आई थिंक ये 1500 1525 तक भी जाने के चांसेस यहाँ से है। ठीक है, तो 1525 के लेवल्स भी आ सकते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में, तो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नज़र आ रहा है। और आज फाइनेंशियल स्पेस हम देख रहे हैं चल भी रहा है, L&T फाइनेंस में भी थोड़ी देर पहले आपको रणनीति बताई है। श्रीराम फाइनेंस आज का टॉप गेनर 9% ऊपर नतीजों के बाद, और इसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के नतीजे भी ठीक ठाक ही है। हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरिएट हुई है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। इस बीच वेदांता के भी नतीजे आ चुके हैं, और जो शुरुआती अपडेट्स आ रहे हैं वो डिविडेंड के आ रहे हैं। 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान कर दिया है। ये एक अपडेट आ रहा है। वेदांता से जुड़ा स्टॉक है 3% ऊपर। नतीजे भी आने वाले थे कंपनी के, अभी मैं देख रही थी कि एक्सचेंजेस पे भी रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए, बट ये एक डिटेल आ चुकी है। उनकी बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हुई होगी, बोर्ड मीटिंग के बाद ये एक पहला अपडेट आया है। कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले, कुछ ही देर में हम देखेंगे कि नंबर्स भी आ जाएंगे। स्टॉक सुबह से ही मजबूत है, आज तो मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी है, सुबह से ही ऊपर है, और 2.5% की तेजी इस वक्त वेदांता में देखने को मिल रही है। चलिए इस पर हमारा फोकस रहेगा। वेदांता के नंबर्स अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे। अभी जो फिलहाल बोर्ड मीटिंग के बाद पहला कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो रहा है वो ये है कि 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, वेदांता पर नजर बनी हुई, किसी भी बीच नंबर्स भी आ जाएंगे, लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं जहां पर कि एक्शन है। और आज इंश्योरेंस स्पेस में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ ये तो कल ही से चल रहे थे नतीजों के बाद। जब से SBI लाइफ के नंबर्स आए उसके बाद से ही हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन उसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC रेश्योरेंस, आज जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी मजबूत हैं। अभी भी कहीं मौके देख रहे हैं आप राजेश जी एंट्री लेने के लिए इंश्योरेंस स्पेस में? इंश्योरेंस स्पेस में पूजा जी यस, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो आई थिंक SBI लाइफ और HDFC लाइफ ये दोनों स्टॉक हमें पसंद है। और अगर कैश सेगमेंट में बात करें तो LIC हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हमने पिछले 2-3 हफ्तों में एक अच्छा मोमेंटम देखा है, हमें लगता है LIC यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो जो भी पोजिशनली इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें बाय करना वो LIC में यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड। हमें लगता है 1250 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस में हमें लगता है LIC और SBI लाइफ ये 2 इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पे ली जा सकती है। जनरल इंश्योरेंस में बात करें तो नेशनल इंश्योरेंस में हमें लगता है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं ये अपने एक प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 296 298 के लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है नेशनल इंश्योरेंस भी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख सकता है। देन इसके टारगेट जो बन सकते हैं वो 320 330 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो NIS भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना वो करीब होगा 278 के आसपास। ठीक है, तो ये है सलाह इंश्योरेंस स्टॉक्स पर। LIC पर आप फोकस रख सकते हैं। अभी भी वहाँ पर उतनी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन अभी भी खरीदारी के मौके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मार्केट एट 3, और हमारे साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। जिन्हें बताइए किन शेयरों में एक्शन नज़र आ रहा है? श्रीराम फाइनेंस ने कंपनी के अपने Q1 नंबर्स अपडेट किए। अगर हम NII देखें तो वहाँ पे 26% की बढ़ोतरी देखते मिल रही है, 5234 करोड़ को रिपोर्ट किया है। वहीं मुनाफा देखें तो 18% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कंपनी ने 2031 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया है। वहीं नेक्स्ट अप शार्लेट होटल्स फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है गोवा में 11 एकड़ लैंड की खरीद की है 137 करोड़ के लिए। मूविंग ऑन, टाटा पावर फोकस में रहेगा। पहला तो UBS ने जो है एक इनिशिएट रेटिंग रिपोर्ट निकाली थी बाइंग रेटिंग के साथ, जो उसका टारगेट प्राइस था 510 रुपीज़। ऑल्सो कंपनी ने जो बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया है, कंपनी जो है फाइनेंसिंग ऑप्शंस निकालेगी रूफ टॉप सोलार पैनल लगाने के लिए।
मूविंग ऑन पेटीएम फोकस में रहेगा। सो फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा जो है पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर बैंक के लिए कंपनी को इसके लिए मंजूरी मिल गई है एफडीआई से, और इसके लिए अभी आगे प्रोसेस जो है आरबीआई की तरफ पेटीएम बैंक लेके जा सकता है। और ऑल्सो लास्टली छोला मंदरम इन्वेस्टमेंट फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है अपने Q1 FY 2025 के रिपोर्ट्स नंबर्स निकाले। अगर हम NII की बात करें तो वहाँ 39% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कंपनी ने रिपोर्ट की 2574 करोड़ पे। वहीं पैट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 30% का हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। कंपनी ने 942 करोड़ का मुनाफा रिकॉर्ड किया है। जहां पर खबरों के चलते एक्शन है, लेकिन नतीजों पर भी हमारा लगातार फोकस बना हुआ है। सिप्ला के नतीजे आ गए हैं। मुनाफा आया है 1180 करोड़ रुपए का। शेयर है दिन की ऊंचाई पर, 3.5% के आसपास की तेजी है सिप्ला में इस वक्त। अनुमान था 1071 का और उसके मुकाबले करीब 100 करोड़ रुपए मुनाफा ज़्यादा आया है, तो एक बढ़िया ट्रिगर है सिप्ला के लिए। हम देख रहे हैं कि 1550 रुपये के ऊपर ये शेयर पहुंच गया है और जून में ये भाव था, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और अब फिर से चलने की ये शेयर कोशिश कर रहा है सिप्ला। बाकी आंकड़े भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि आय के आंकड़े कैसे आए हैं, मार्जिन के आंकड़े कैसे आए हैं, और सबसे क्रूशियल ये होगा कि कमेंट्री किस तरह से निकल के आती है सिप्ला की तरफ से। लेकिन इस साल की परफॉर्मेंस की अगर बात करें वो ठीक ठाक रही है। मतलब अगर 2024 में अगर आप देखेंगे तो डिसेंट रनअप रहा है 25% के आसपास का सिप्ला में, और भाव फिर से 1550 रुपये ऊपर गया है। राजेश जी, सिप्ला क्या ये पिछली बार हमने देखा था कि इस भाव के आसपास आया था, फिर से थोड़ा सप्लाई आ गई वहां पे, अभी ये चलेगा क्या सिप्ला? और किसी को अगर नया ऐड करना हो, भाव ठीक है? आई थिंक देखिए, ब्रेकआउट, टेक्निकल ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो गया। नंबर के बाद हमने देखा कि एक स्टॉक में एक और फर्दर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है। पूरा सेक्टर ही एक अच्छे मोमेंटम में है। हमें लग रहा है इसका नेक्स्ट टारगेट 1590 1600 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1535 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड की जा सकती। हो सकता है कि हमें लगता है ये स्टॉक पे 1600 और 1600 का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि इसके स्टॉक पे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। एक पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक में एक करेक्शन के बाद वापस से ये फ्रेश बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। तो 1530-35 का लेवल देखना होगा। अगर ये होल्ड आउट होता है तो टारगेट 1600 और 1600 क्रॉस होते हैं तो 1660 की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है। दरअसल कंपनी ने डोमेस्टिक बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग भी की थी सिप्ला ने, और इसके भी फोकस में था। उससे थोड़ा सा प्रॉफिट पे असर आने की आशंका थी, लेकिन अच्छे नंबर्स सिप्ला ने जारी किए हैं। अच्छा, फार्मा पर एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे कि क्या बड़े शिफ्ट के लिए तैयार है ये सेक्टर। लेकिन कल डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आने वाले हैं, जरा उसको समझ लेते हैं कि अनुमान क्या है। सृष्टि हमारे साथ हैं। सृष्टि बताइए, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला के नंबर तो ठीक हैं, डॉक्टर रेड्डीज भी खुश करेगा? पर वहीं अगर डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर रेड्डीज़ की काफ़ी अहम दवा है जी रेवलिमिड। उसकी जो सेल्स है वो एक साइड पे काफ़ी अच्छी रही यूएस मार्केट्स में, पर दूसरी ही साइड कुछ उनके अन्य की प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जी सुबुक्सोन, जी वेसिपा, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखा, और उसके चलते जो है यूएस की सेल्स जो है लगभग सपाट रह सकती है साल दर साल और तिमाही दर तिमाही। अब अगर हम बात करें इंडिया बिजनेस की तो वहाँ पे हालांकि 9% ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए लॉन्चेस भी किए हैं, पर ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा नंबर फ्रंट पे। एक सपाट क्वार्टर रह सकता है वो डॉक्टर रेड्डीज के लिए। अगर इनकी आय की बात करें तो 7293 करोड़ ये आय रह सकती है। इबिटा में लगभग 2000 करोड़ के आसपास हम ये आंकड़ा लगा के चल रहे हैं, और पर मार्जिन में सुधार तिमाही दर तिमाही जरूर हो सकता है। 27.2% कंपनी मार्जिन दर्ज कर सकती है। और आखिरी में मुनाफे में 1350 करोड़ के आसपास की हमारी उम्मीदें हैं। पर जी हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे मार्जिन गाइडेंस पे क्या आती है, चाइना को लेकर उनके क्या कुछ नए प्लान है, और कंज्यूमर हेल्थ केयर जहां पे एक और फोकस एरिया बनते हुए दिखा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, उसको लेकर कंपनी की क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज स्टॉक स्प्लिट को लेकर देखते हैं कि कंपनी क्या ऐलान करती है, किस तरह के रेशियोज निकल के आते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एक्सपेंशन को लेकर कमेंट्री किस तरह से आती है ये नज़र में रहेगा। चीन में लॉन्च और अप्रूवल्स को लेकर नजर रहेगी। नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि आज 0.25% की हल्की सी तेजी डॉक्टर रेड्डीज में है। मिस्टर बासु मलिक, फार्मा सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बाइंग ठीक ठाक आ रही है, और डिफेंसिव्स के तौर पर बहुत अच्छी हमने हाल के दिनों में रनअप देखा है फार्मा स्टॉक्स में। आपको सेक्टर एक ऐसा लग रहा है,
और आपकी नज़र कौन से शेयर पर है पर्टिकुलरली? क्या आप दिग्गजों के साथ जाएंगे, बड़ी कंपनीज के साथ, या मिड कैप में भी मौके दिख रहे हैं आपको? देखिए, फार्मा ओवरऑल अगर आप पूरा ग्लोबल सिचुएशन देखें तो एक एक वेव चल रहा है, स्पेशली इन यूएस, यूके या डेवलप्ड मार्केट्स में प्राइसेस दवाई के रिड्यूस करने के। तो अगर वो प्राइसेस रिड्यूस करना है तो जेनेरिक्स का इंपोर्ट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, और वो स्पेस है जहां पे इंडियन जो फार्मा कंपनीज है वो काफी अच्छा काम कर रही है। तो एक तो उस टाइप के जो स्टॉक्स हम देखना चाहिए जो यूएस, यूके या जो डेवलप्ड मार्केट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें बड़े कंपनी जैसे आपका सांटा रेड्डी, सिप्ला, ये सब, जाइडस, ये सब है। मिड कैप्स में भी काफी ऐसे कंपनीज हैं, अल्केम है, जेबी केमिकल है। और दूसरा एक जो क्षेत्र है वो ये है कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि इंडिया में काफी ग्रोथ आ रहा है इन द प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस, तो इंडियन मार्केट भी एक्चुअली काफी अच्छा चल रहा है। तो इंडियन मार्केट में भी जो कंपनियां अच्छी काम कर रही हैं, जैसे सिमिलर कंपनी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रेड्डीज बाहर अच्छा काम कर रहा है, इंडिया में नहीं कर रहा है, तो वैसे है। तो इनके अलावा भी जैसे आपने बात किया दिवीज लैब्स का, तो दिवीज जो एपीआई बनाती है, इस टाइप की कंपनीज भी आप देख सकते हैं। दिवीज आज वैसे भी रेकमेंड हुआ है, तो ये ठीक है। तो ये है डॉक्टर रेड्डीज के जो अनुमान अभी आपने आपको बताया, सिप्ला के नंबर्स ऑलरेडी आ ही चुके हैं, 5% ऊपर है। और फार्मा स्पेस में दिवीज लैब एक और स्टॉक है जिसे कि आप लॉन्ग टर्म नजरिए से अपने रडार पर रख सकते हैं। 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। फार्मा स्टॉक्स में शानदार एक्शन नतीजों के चलते, और आगे भी नतीजों पर हम देखेंगे कि नतीजों का कारण एक्शन बना रहेगा। लेकिन कल आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं, और क्या अनुमान है नतीजों से, ये बताने के लिए गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, बताइए आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक जो ग्रोथ मोमेंटम हमने पहले देखा है बैंक में, वही कंटिन्यू रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी एस्टिमेट्स ऐसे बन रहे हैं कि कहीं पे अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे उसमें थोड़ा मॉडरेशन देखने को मिल सकता है 5 बेसिस पॉइंट का, और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे हमें कहीं पे 8% का वाई ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अनुमान ऐसा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं पे 4.35% के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। इसी के बाद अगर हम बात करें प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो वहाँ पे भी एक 8% का हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और जो कॉस्ट रेशियोज है उसमें भी हमें थोड़ा मॉडरेशन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। प्रोविजंस की बात करें तो कहीं पे भी एक शार्प स्पाइक का कोई भी अनुमान नहीं बैठ रहा है। अगर हम पैट की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि जो एसेट क्वालिटी और एडवांसेस और डिपॉजिट्स है उसमें काफ़ी अच्छा आउटलुक जो है वो बिल्डअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे जो एडवांसेस है उसमें हमें कहीं पे 16% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और डिपॉजिट्स में हमें कहीं पे 17% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम पीएस की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि कहीं पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें एक्सिस जैसे बैंक की तरफ से देखने को मिला था, बट आईसीआईसीआई बैंक में वही एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसी के बाद अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं बनते हुए देखने को मिल रहा है। कहीं पे Q1 में जो एग्री लोन्स है उसकी वजह से स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं, बट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो फिर से 0.5% के रेंज में रह सकता है, और आगे जाके एक नॉर्मलाइजेशन पे बनते हुए एनालिस्ट का मानना है कि हमें देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं कि ऐसे कोई कमेंट्री बैंक की तरफ से जो कि ग्रोथ आउटलुक देती है FY25 के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और जैसे हमें पता है कि अभी रिसेंटली RBI का ड्राफ्ट सर्कुलर आया था, तो उसके ऊपर कैसे बैंक का आउटलुक रहता है, कैसे कमेंट्री रहती है, LCR रेशियोज़ पे बैंक का क्या कहना है कि कैसे इंपैक्ट रहेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो हेल्दी अपटिक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। एसेट क्वालिटी में भी कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे, तो ज़रूर नज़र रखेंगे कि बैंक का कमेंट्री जो है वो कैसे आता है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर। के नतीजों को लेकर ये उम्मीदें, जैसा गौरव आपको बता रहे थे, शेयर में आज हमने सुस्ती के साथ शुरुआत देखी, उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, 0.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। 1200 रुपये के ऊपर फिलहाल शेयर इसका है, लेकिन आज धमाका हुआ है उस स्टॉक में जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोग करके नहीं चल रहे थे, पेटीएम। जी हाँ, ब्लॉक डील भी हुई है शेयर में, और 10% ऊपर ये शेयर लॉक है सर्किट पे, 509 रुपये का भाव है,
और 8 फरवरी के बाद पहली बार ये 500 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि कंपनी को जल्द ही पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल सकता है आरबीआई से। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? क्या जो कंपनी है वो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर वापस गुहार लगा रही है कि उनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया जाए। मैं वापस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया हूं क्योंकि इससे पहले भी कंपनी एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि आपके जो एफडीआई अप्रूवल्स हैं नियमों के मुताबिक आपको पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब खबर ये आ रही है कि सरकार ने एफडीआई मंजूरी को अप्रूवल दे दिया है, तो यानी कि एक हिस्सा जो मंजूरी का था वो पूरा हो गया है। अब सरकार ने बोला है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस जाइए और फिर से अप्लाई कीजिए जो ये लाइसेंस है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वापस अप्रूवल के लिए गुहार लगा सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान होगा जो इनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बिजनेस है वहां पर आरबीआई ने पहले रोक लगा दी थी और उसके बाद जो बिजनेसेस के जो माध्यम थे वो थोड़े कम हो गए थे। तो एक बार अगर ये पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस को मंजूरी मिल जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो बहुत सारे मर्चेंट्स को जोड़ पाएंगे और ये जो बिजनेस है वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार के लिए एफडीआई की मंजूरी मिली है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि 10% की तेज़ी पेटीएम में। तो फंडामेंटल बिजनेस तो ठीक है, मतलब जो कुछ भी दिक्कतें आई थी इनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर अब उससे उबरने की कोशिश कंपनी कर रही है। ठीक है, एक जरा व्यू लेते हैं इस पर। राजेश जी, आप टेक्निकल व्यू क्या देंगे? 500 रुपए के ऊपर निकलना कितना बड़ा ट्रिगर है? खबर तो पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो देखिए, नेगेटिविटी के चलते स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने देखे। अगर हम इसके थोड़े से लंबे अवधि के चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बनाया और अब अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 3-4 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी मंथली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी इंप्रूव नहीं हुए, लेकिन नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक में यस एक मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 540-550 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल पे जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, ऑलरेडी स्टॉक तो अपर सर्किट है, लेकिन जिनों के पास है वो कैरी कर सकते हैं पोजीशन को। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा 498 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा पेटीएम को लेकर। बाजार देखिए रिकॉर्ड हाई मारने के लिए बेताब है। मतलब जो कुछ चिंताएं थी बजट के बाद एसटीटी को लेकर, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि बजट में ऐसा कुछ बड़ा वो ट्रिगर नहीं है, मतलब वो कि बहुत बड़ी तेज़ी दे पाए, एक रेंज में ही रहेगा बाजार और नए ट्रिगर्स की तलाश करेगा, वो शायद अर्निंग से आ जाए। लेकिन देखिए क्या कमाल की तेज़ी आ रही है। मतलब रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 15 अंकों की दूरी रह गई है। किसने सोचा था? मतलब कल शाम तक, कल 3:30 बजे तक किसने सोचा था कि आज बाजार में हम इस तरह की चाल देखेंगे कि 24,400 से सीधे 24,850 के आसपास। ये एक सत्र में ये हो गया है। 25,000 जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं कि 25,000 कब आएगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते वो भी हम देख लें, काफ़ी संभव है ये वो। लेकिन चलिए जरा बीटीएसटी एसटीवीटी समझते हैं। अपने एक्सपर्ट के रडार पर बहुत सारे शेयर आ रहे होंगे। अमोल जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए बीटीएसटी क्या करेंगे आप? जी, वैसे अगर हम देखा जाए तो काफी सारे चार्ट्स बुलिश साइड पे ही दिखा रहे हैं, बट मैं एक मेटल इंडेक्स आज परफॉर्म किया है, मुझे लगता है मंडे को भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। 162 के आसपास चल रहा है, 159 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये लग रहा है कि जो रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन में लग रहा है और ये 165, 167 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। दूसरा भी मैं इंडेक्स स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा, भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। कल मैंने इसका ऑप्शन ट्रेड भी दिया था एक, बट काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल है, बुलिश कैंडल है, डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है। मुझे लगता है 1490 एक बेस रहेगा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में ये 1550, 1560 तक के भी जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। 1550, 1560। टेलीकॉम एक और सेक्टर है आज का जहां पर हम बढ़िया मूव देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल ने सुबह से ही जो बढ़त बनाई, आप उसको देखिए मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 1500 रुपए का भाव है
और टाटा स्टील भी अमोल आपने बोला, टाटा भारतीय एयरटेल भी, दोनों बोले थे, टाटा अच्छा स्टील दोनों आपने बोला, ठीक है। तो टाटा स्टील और भारतीय एयरटेल ये दो BTST ट्रेड्स आपके लिए अमोल की तरफ से। राजेश जी आपकी नजर कहां पे है? अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक ने 5-6 दिनों के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। ये जिस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 2950 2960 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2865 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। वो जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है बाइंग के लिए, वो बैंकिंग क्षेत्र से, और उसमें ICICI बैंक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अब यहाँ पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 51,200 के ऊपर आते हुए दिख रही है, हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी, और अगले हफ्ते बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो हमें लगता है यहाँ ICICI बैंक जो कि एक अच्छे जोन पे अवेलेबल है, करेक्शन माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस 1200 के ऊपर रिकवर होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है, तो ICICI बैंक पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 1260 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1180 के आसपास। ओके तो ये है सलाह राजेश जी की तरफ से। M&M में तेज़ी करने की सलाह है 2950 के लक्ष्य के लिए। और भारतीय एयरटेल राइट, थोड़ी देर पहले जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, आज सुबह भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर संतोष जी ने भी खरीदारी करने की सलाह दी थी। 1500 के ऊपर के लेवल्स देख रहे थे, और आज ही के आज कुछ टारगेट्स यहाँ पर हासिल भी हुए हैं भारतीय एयरटेल में। टेलीकॉम स्टॉक्स अच्छे भी लग रहे हैं, इन स्टॉक्स पर आप अभी भी नज़र रख सकते हैं। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं जहाँ पर की एक्शन है, और इसमें IT स्टॉक्स काफ़ी मजबूत है आज के दिन। एम्फेसिस जिसमें कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, एम्फेसिस का स्टॉक एक बार दिखाएं तो करीब 7% से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त एम्फेसिस में दिखाई दे रही है। अमोल जी क्या सलाह होगी आपकी? एम्फेसिस में जो आज तेज़ी आई है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी और तेज़ी के लिए रुकना चाहिए स्टॉक में? ट्रेडिंग में देखेंगे तो बुलिश फॉर्मेशन है, वो कंटिन्यू रहने के चांसेस ही फिलहाल तो दिख रहे। तो प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल अभी कोई ऐसे दिख नहीं रहे, बट किसी को अच्छा अगर प्रॉफिट है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता है। बट मुझे लगता है कि आइडियल स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए। आई थिंक 2940 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है तो ये जो ब्रेकआउट टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है 3120 3140 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, 31 के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं एम्फेसिस में, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच अभिषेक जी, ये जो ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं इन पर आपका क्या नज़रिया बन रहा है? क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं वो भी अच्छे ही दिख रहे हैं ऑटो कंपनियों के। कोई सिलेक्टेड पॉकेट्स टू व्हीलर स्पेस आपको अच्छा लग रहा है इस बीच, या फिर कमर्शियल व्हीकल स्पेस अच्छा लग रहा है? ऑटो पैक में कौन सा स्पेस बेहतर दिखाई दे रहा है आपको, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए किसी को एंट्री लेनी हो तो? आज का तो हमको देखना नहीं चाहिए क्योंकि आज तो सब स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर ऑटो में देखा जाए, मेरे हिसाब से रूरल रिकवरी धीरे धीरे चालू हुआ है। तो टू व्हीलर स्पेस हम थोड़ा अगर उस पर ध्यान दें तो टू व्हीलर स्पेस अच्छा लगता है। बजाज ऑटो, हीरो होंडा, TVS, ये तीनों ही काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। और इनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे काम कर रहा है। बजाज ने अभी एक CNG बाइक लॉन्च किया है, तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। और अगर रूरल डिस्ट्रेस काफी सालों से रहा है, वहां से अगर हम उभर के आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा पिकअप मिल सकता है। बिल्कुल, तो टू व्हीलर स्पेस अच्छा लग रहा है, और ये तो बजट से ही चल रही हैं तमाम स्टॉक्स। बजाज ऑटो, आयशर, इसके अलावा TVS मोटर जैसे स्टॉक्स, ये सब बजट से ही एक्शन में है, और रूरल कंजम्पशन के भी अच्छे पिक हैं ये, तो यहाँ पर आप नज़र रख सकते हो। ना कि सिर्फ ये, आज तो देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी है। हम थोड़ी देर पहले अमराराज और एक्साइड की बात भी कर रहे थे, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो ये है नज़रिया ऑटो स्टॉक्स पर।
चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर एक बार बात कर लेते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि महानगर गैस में भी अच्छी बाइंग है, 4.5% ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है। अगले टारगेट्स आप राजेश जी देख रहे हैं एमजीएल के लिए, और बाकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी अपनी सलाह दीजिए, वहां पर भी काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो इसमें से कोई एक स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको अभी भी तेजी करने के लिए? तो देखिए एमजीएल में तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा और एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, हमें लगता है एमजीएल बाय किया जा सकता है। जिनके पास पोजीशन बने रहे, अपसाइड में इसके टारगेट 1900 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1820 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो आईजीएल भी एक रिकवरी का ट्रेंड तो यहाँ डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। और स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने अपने मई 2023 के स्विंग हाई को भी अब सरपास किया है। तो एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आईजीएल पे भी होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है आईजीएल में भी पोजीशन अगर लॉन्ग साइड का है तो बने रह सकते हैं। 528 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में हो सकता है अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो 575 से लेके 580 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एमजीएल 1900 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। इंडिया सीमेंट, एक बार ये स्टॉक देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट के साथ यहां पर बाइंग हो रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक करीब इस वक्त 3% ऊपर कारोबार कर रहा है 372 के पास। इनफैक्ट स्टॉक ने आज अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है इंडिया सीमेंट में। इस स्टॉक को हम लगातार आपके लिए आपको नोटिस भी करवा रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तेजी यहाँ पर देखने को मिली। पिछले 1 महीने में 40% से ज़्यादा ये स्टॉक चल चुका है सीमेंट स्पेस में, अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो। अमूल, क्विकली इस पर राय दीजिए। इंडिया सीमेंट अगले टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको? काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड है और करेक्शन भी बहुत लिमिटेड में, या तो साइडवेज में जा रहे हैं और करेक्शन जो भी आ रहे हैं वो बहुत थीन है। मुझे लगता है कि आज का डे लो या 360 ये ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो यही टेक्सचर है जो ब्रेकआउट का वो कंटिन्यू रहेगा। 380 387 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 380 के ऊपर के टारगेट्स इंडिया सीमेंट में आ सकते हैं। 372 रुपये का भाव है। और कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। अच्छा राजेश जी, ये अशोक लेलैंड को फ्रेश लॉन्ग करना है क्या? कमेंट्री अच्छी है, रिजल्ट अच्छे हैं, रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 250 रुपये का भाव है। फ्रेश लॉन्ग करें? मान लीजिए जो जिनसे छूट गया हो, जिनसे 170 80 200 सवा 200 पे छूट गया, आगे बढ़ गया शेयर, वो क्या करें अभी? लॉन्ग टर्म में तो हमें लगता है इसके टारगेट 280 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करके हमें लगता है वापस से अपनी तेजी की चाल कंटिन्यू रखेगा। छोटा मोटा डिप मिलता है तो ऐड करें क्योंकि आज काफी बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। ये पूरे हफ्ते में अगर देखें 10% का गेन ऑलरेडी अशोक लीलैंड ने दिखाया है। अगर आपको वापस ये अपॉर्चुनिटी देता है 240 की तरफ तो वहां पे बाय करें। 232 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनरी हमें लगता है ये स्टॉक में 265 280 की तरफ की चाल बनते हुए दिख सकती है। ऑटोमोबाइल पूरा सेक्टर ही अगर देखें तो एक पिछले दिनों में थोड़ा एक करेक्शन देखने को मिला और वापस से अब सेक्टर पूरा एक वापस बाइंग का रुझान दिखा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूरा ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में ही एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी पिछले कुछ 2-4 हफ्तों में, लेकिन वापस से सारे स्टॉक्स में एक वापस फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो अशोक लीलैंड भी हमें यहाँ पसंद आ रहा है। टाटा मोटर भी अगर हम देखें तो वहां पे भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। M&M हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, ये सारी स्पेस में हमें लगता है कि कंटिन्यूटी रहेगी। तो बने रहना चाहिए अशोक लीलैंड में और अपसाइड के टारगेट और भी हायर साइड के देखने को मिल सकते हैं। जी फटाफट आपसे व्यू चाहिए, 2 मिनट का समय बच गया हमारे पास टोटल। इंडियन होटल्स को BTST करें क्या? राजेश जी। जी बिल्कुल 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 BTST करना चाहिए इंडियन होटल को। पिछले 3 दिन की गिरावट को यहाँ पे रिवर्स किया है और काफी स्ट्रांग बार बन रहा है वीकली चार्ट पे। तो इंडियन होटल में भी हमें लगता है यस BTST ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास समय रह गया है और अगस्त सीरीज ये याद रहेगी कि शुरुआत कैसी रही। मतलब बजट को लेकर थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी असमंजस, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी
अब उसको क्या है कि लिक्विडिटी की फोर्स ने उसको बिल्कुल उन सारे आशंकाओं को कह सकते हैं किनारे कर दिया। आज बेहतरीन रिकवरी, बेहतरीन सत्र और रिकॉर्ड हाई से कितने दूर रह गए? मुश्किल से 10-15 अंकों की 15-20 अंकों की दूरी होगी इस वक्त, क्योंकि 24,844 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 0.2% की मजबूती, 440 अंक ऊपर जाकर निफ्टी क्लोजिंग देने वाला है। आज सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं हुआ, आज चौतरफा तेजी हुई है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग, फार्मा, आईटी, और ये इस तरह की तेजी तभी होती है जब सब पार्टिसिपेट करें। एक भी खेमा अगर छूट गया बड़े वेटेज वाला, मान लीजिए अगर बैंकिंग छूट जाता तो शायद हम इतनी तेजी नहीं देखते, आईटी अगर छूट जाता तो भी इतनी तेजी नहीं आती। तो आज सबका समर्थन भरपूर रहा है। निफ्टी आईटी आप देखिए 2.5%, निफ्टी मेटल इनफैक्ट 3% चढ़ के बंद हुआ है। ऑटो में भी 2.5% के आसपास की तेजी रही। आज बढ़िया हमने तेजी देखी है तमाम स्टॉक्स में। अच्छा, टेलीकॉम में आज बढ़िया तेजी रही, इंश्योरेंस शेयरों में अच्छी तेजी रही। तो आज चौतरफा बढ़िया तेजी का ये दिन रहा। और ऑटो में अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, इन्होंने लीड किया। पावर शेयर भी आज बढ़िया से चमके हैं, वहां पर भी हमने देखा टाटा पावर में करीब 4-5% के आसपास की तेजी रही। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर सारे के सारे चले। और निफ्टी ने देखिए बंद होते होते बना दिया है नया रिकॉर्ड ऊंचाई। जी हां, हम चर्चा कर रहे थे कि कब आएगा, आ गया। आज नया रिकॉर्ड बन गया 24,861.15। ये नया आंकड़ा आप नोट कर लीजिए, ये नया रिकॉर्ड हाई बन गया है और बिल्कुल ये क्लोजिंग पे जाके बना है। तो कल हम जब बाजार की शुरुआत करेंगे तो नए रिकॉर्ड हाई से ही करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। खैर क्यूज अलग अलग होंगे कि अच्छा यूएस से किस तरह के क्यूज निकल के आते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत देता है, आज के नंबर्स किस तरह आते हैं। मतलब ये बात हम कर रहे हैं सोमवार की, कल मतलब कि ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से आप सोच के देख लीजिए उसको। लेकिन बेहतरीन क्लोजिंग इस हफ्ते की, बेहतरीन क्लोजिंग आज की। आज शुक्रवार है, 2 दिन में आराम से बढ़िया वाली अपनी मस्ती कीजिए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए वीकेंड को। सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात और नए ऊंचाई पर बाजार को छोड़ के हम जा रहे हैं यहाँ पर 24,861.15। ये है निफ्टी का लेवल। गिरावट वाले शेयरों में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ 3 शेयर ऐसे रहे जहां पर कमजोरी रही। ओएनजीसी 1% गिरा, बाकी नेस्ले और एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं फ्लैट टू नेगेटिव है, हल्की सी गिरावट के साथ ये बंद हुए हैं। लेकिन 1300 अंकों की बेहतरीन तेजी सेंसेक्स में, 443 अंकों की जबरदस्त तेजी हमने देखी निफ्टी में। तो रिकॉर्ड हाइज बने, रिकॉर्ड क्लोजिंग भी आज का ये है। और मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी बढ़िया रैली आज हमने देखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे 750 शेयर कमजोर जरूर है, लेकिन उसके मुकाबले 1700 से ज्यादा शेयर एनएसई पर आपको चढ़ने वाले शेयर दिखाई दिए। चलिए इसी के साथ शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। लेकिन राजेश जी, आपसे अलविदा लें, उसके पहले कोई डिस्क्लोजर आपका सर? तो जिन भी शेयरों पर चर्चा हुई थी उसमें मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हमने यहाँ रिकमेंड किए हुए ये सारे स्टॉक्स, तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। ठीक है। अमोल जी, आपका कोई डिस्क्लोजर? जी, मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों आपके चैनल के साथ शेयर किए। ठीक है। अभिषेक वासु मलिक, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर है क्या सर? देखिए, अगर हमने जो भी शेयर की बात की है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद ही हम आपकी अगले हफ्ते की तैयारी करवा देंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर छोड़ के जा रहे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको करना क्या है, हमारे और कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे बाजार को और आपकी अगले हफ्ते की भी पक्की प्लानिंग करवाएंगे। थोड़ी देर में आशीषा आपके साथ जुड़ जाएंगी अगले हफ्ते की तैयारी लेकर। नमस्कार। विद SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग।